अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पर मौजूद होते हैं। मतलब डिमांड्स जो है वो रिलेट करती हैं बायर से, सप्लाई जो है वो सेलर से रिलेट करती है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है वो अवेलेबल हमारी मार्केट में ही होती हैं, और जब कस्टमर्स और सप्लायर्स वहाँ मौजूद होते हैं तो वो जगह मार्केट कहलाती है। अ प्लेस वे बायर्स मीन्स के जो डिमांडर्स हैं एंड द सेलर्स मीन्स के सप्लायर्स फाउंड एट वन प्लेस। उसके बाद डिमांड में एक्सप्लेन करूँ कि स्केड्यूल और अ कर्व। हमारा डिमांड जो है वो एक स्केड्यूल होता है और कर्व होता है जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं। और डिमांड जो मैंने आपको जैसे पहले भी डिफ़ाइन किया था, डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जब हम नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड्स बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। डिमांड इज़ अ विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के अकॉर्डिंग कस्टमर की विलिंगनेस है और एबिलिटी है टू बाय। अच्छा, विलिंगनेस में हम यहाँ कह रहे हैं कि इंसान की अपनी जो नीड है या चॉइस है, और एबिलिटी हम यहाँ पर मनी और फाइनेंशियल टर्म्स में जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। एबिलिटी मींस कि उसकी इनकम जो है वो उसको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। डिमांड में ये चीज़ मैटर करती है कि अगर इंसान की अपनी विलिंगनेस है लेकिन उसकी इनकम जो है वो अलाउ नहीं कर रही तो वो परचेज़ नहीं करेगा प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आप जो है वो माइंड में रखिएगा कि डिमांड के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, फिर टाइम पीरियड भी मैंडेटरी है कि हम उसको भी देखें, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो है वो क्या है और उसकी फिर डिमांड क्या चल रही है। अच्छा, यहाँ पे हम लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करेंगे। एज़ ऑलवेज़ इकनॉमिक्स में एक रूल आप याद रख लें, अदर थिंग्स इक्वल, जो सेट्रस पैरेबस भी कहलाता है, कि हम जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम सेट्रस पैरेबस को माइंड में रखेंगे। मीन्स दैट कि हम दूसरी चीज़ों को हम फिक्स कर देंगे, उनमें जो हम चेंजेस नहीं देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फोकस होगा वो दो प्रोडक्ट्स होंगे या दो जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है, दो क्वांटिटीज़ होंगी, दो प्रोडक्ट्स होंगे, या दो डिमांड और सप्लाई में हम जैसे देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस, ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस होंगे। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड में आपको एक्सप्लेन करूँ, देयर इज़ अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अ प्रोडक्ट डिमांडेड। जब हमारी, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी प्राइस डिक्रीज़ होगी या फॉल होगी तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जिस तरह से सेल की मैंने काफ़ी दफ़ा आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। और दूसरा हमारा इसी के अपोजिट वाइस वर्सा हम ये देखेंगे कि जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होगी किसी प्रोडक्ट की तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लेस हो जाएगी। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है जब हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और दूसरी ह्यूमन साइकी भी है कि वो ज़्यादा पे करने के लिए जो है वो अपने दिमाग को जो है वो एग्री नहीं कर पाता, या उनकी एक माइंड में बात बनी हुई है कि प्राइस कम होगी तो हम ज़्यादा ले पाएंगे, और मतलब हमें लेना ही चाहिए वो चीज़, है ना। अच्छा, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करेंगे जिसमें और डिफ़ाइन करेंगे। एक तो है यहाँ पे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की बात मैंने ऊपर भी की कि अंडरस्टूड सी बात है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। मीन्स कि यहाँ पे प्राइस हमारा ऑब्स्टिकल है, जितना बड़ा ऑब्स्टिकल होगा उतनी डिमांड कम हो जाएगी, जितना कम ऑब्स्टिकल होगा उतनी ही उनकी परचेजिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल का कॉन्सेप्ट भी मैंने ऊपर दे दिया आपको कि सेल हमारी ज़्यादा होगी। परसेंटेज अगर सपोज़ करें कहीं 20% सेल लग रही है और कहीं जो है वो 30% सेल लग रही है या 50 लग रही है, तो हम कहाँ प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस है हम 50 और 30 वाले पर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू 20 वाले पर। बाकी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं कि प्रेफरेंसेस हैं या नहीं है कस्टमर की, वो पर्टिकुलर ब्रांड पहनता है या नहीं पहनता, वो उसके कलर्स उसको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसकी डिज़ाइंस उसको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें हैं वो सेट्रस पैरेबस में आ जाएंगी, वो फिक्स हो जाएंगी। फ़िलहाल हमारा जो मेजर फोकस होगा लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस होगी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अच्छा, दूसरा हमारा यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी जिसको हम कहते हैं कि एक ह्यूमन साइकी है कि वो जितने जितने सक्सेसिव यूनिट प्रोडक्ट के परचेज़ करता जाएगा या कंज्यूम करता जाएगा, उतना उतना उसकी जो विलिंगनेस है वो कम होती जाएगी, या उसके अंदर उसकी जो नीड है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसको जो है वो यूटिलिटी उतनी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा वो प्रोडक्ट। एक इंसान कितना खा सकता है? सपोज़ करें किसी को अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पसंद है तो वो 1 खा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा लेगा, या वो ये सोचेगा कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 या 9 के अलावा नहीं कंज्यूम कर पाएगा वो भी इन केस अगर उसकी फैमिली है। वो अगर उसको हम एज एन इंडिविजुअल लें तो वो 2 से ज़्यादा तो शायद ही कंज्यूम कर पाए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कह रहा है कि विद ईच सक्सेसिव प्रोडक्ट कंजप्शन द प्रोडक्ट विल ड्राइव लेस सेटिस्फैक्शन को हम बेनिफिट और यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना हमारा कम होता जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, कंज्यूमर्स विल ओनली बाय व्हेन प्राइस ऑफ दोज यूनिट्स विल प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड। अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी वहीं पे अप्लाई होगा जब हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाएगी। हायर प्राइसेस में हम वो प्रोडक्ट परचेज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे। वही बात हो गई कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वहीं पर अप्लाई होगा जहाँ पे प्राइसेस हमारी कम हो रही हैं, और हम देखेंगे कि हमारी परचेजिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। जब हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी जो है वो परचेजिंग कम होगी, ठीक है। फिर अगर प्राइसेस कम होती जो है वो अगर एक हद तक जा रही हैं तो फिर उसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि किसी हद तक अगर प्राइस कम हो रही हैं तो उसकी परचेजिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें उनको कोई यूटिलिटी, कोई बेनिफिट, कोई खुशी महसूस नहीं होगी, कोई सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगी। ये ह्यूमन साइकी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो एक कॉन्सेप्ट है इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। पहले मैं आपको इनकम इफ़ेक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। लोअर द प्राइस में इंक्रीज़ द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जाहिर सी बात है जब प्राइस किसी प्रोडक्ट की कम होगी तो हमारे पास अमाउंट जो है वो ज़्यादा हमारे पास फील होगा, और हम ये कहेंगे कि हम इसको ज़्यादा जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हम इनकम इफ़ेक्ट कह सकते हैं। मीन्स कि हमें अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा लगेगी, हम उसको यूटिलाइज़ जो है वो ज़्यादा जगह कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में कंज्यूमर्स हैव इंसेंटिव टू बाय लेस एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट्स दैन मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अच्छा, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि सपोज़ करें कि मीट है हमारा, ठीक है। अगर दूसरे मीट जो है वो महंगे हैं और यहाँ पे चिकन की प्राइस कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, चिकन परचेज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम दूसरे मीट को जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे। हाँ, अगर उनकी भी कम हो रही है तो फिर किसी हद तक जितना हमारा जेब जो है वो इजाज़त देगी तो हम परचेज़ करेंगे, वरना हम चिकन को प्रेफर करेंगे। और जितनी कम होती जाएगी हम जो है वो खुशी से चिकन जो है वो एक हद तक लेते जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को कंबाइनली देखें तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कंबाइनली मेक एबल टू कंज्यूमर्स टू बाय मोर ऑफ और लेस एक्सपेंसिव दैन मोर एक्सपेंसिव हाई प्राइस प्रोडक्ट। वही जैसे मैंने चिकन की एग्जांपल दी, या यहाँ पे अगर मैं नाइक प्रोडक्ट की एग्जांपल दे दूँ, नाइक के जो शूज़ हैं, ठीक है, उनकी प्राइस कम हुई है तो लोग वो प्रेफर करेंगे। अगर उनके कंपेयर में दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एडिडास हो गए या दूसरे कोई ब्रांड हो गया, उसकी प्राइस कम हुई है तो लोग उनमें से परचेज़ करेंगे, नाइक को छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी प्राइस उनके कंपेयर में हाई है। और ये नाइक और एडिडास एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। कोई अगर नाइक नहीं पहन पा रहा तो उसमें सब्स्टिट्यूशन में एडिडास प्रेफर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो उन्हें वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।